नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पर्यावरण शिक्षा के विषय में पढ़ रहे थे, आज उसी में से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। जैव विविधता प्रकृति का वह भाग है जिसमें व्यक्तिगत प्रजाति के गुणसूत्रों के बीच विषमता को सम्मिलित किया जाता है। किसी क्षेत्र विशेष की पारिस्थितिक तंत्र में सभी प्रजातियों की संपन्नता और विविधता को ही जैव विविधता की संज्ञा दी गई है। विचलन के सभी तीनों स्तर हमारे जैव मंडल के जैविक घटक हैं। जैव विविधता की इकाई के आशय भूमंडलीय अथवा भौगोलिक क्षेत्र तथा राजनैतिक संप्रभु जैसे कोई राष्ट्र, राज्य अथवा जिले आदि से संबंधित घटक है, जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध जैव विविधता से है। पारिस्थितिक तंत्र एक भौगोलिक इकाई है जिसकी स्वयं की जैविक विशेषताएं हैं, जैसे जलवायु, मृदा, पादप एवं जीवों की प्रजातियों में अंतर संबंध और विविधता होती है। इसके स्पष्ट उदाहरण वन, चारागाह, मरुस्थल, नदियां, झीलें और समुद्र आदि हैं। प्रत्येक की अपनी परिस्थिति होती है तथा प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र के जैव विविधता के अपने स्तर होते हैं, जिनको उस पारिस्थितिकी तंत्र में उपलब्ध प्रजातियों की संरचना के आधार पर मापा जा सकता है। किसी क्षेत्र विशेष की जैव विविधता एक संरचना के आधार पर मापा जा सकता है। किसी क्षेत्र विशेष की जैव विविधता एक अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। प्रत्येक की अपनी परिस्थिति होती है तथा प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र के जैव विविधता के अपने स्तर होते हैं, जिनको उस पारिस्थितिक तंत्र में उपलब्ध प्रजातियों की संख्या के आधार पर मापा जा सकता है। मनुष्य भी उसका एक अभिन्न अंग है और इस विविधता के परिणाम स्वरूप ही हजारों वर्षों से हमारी फसलें एवं घरेलू पशु विकसित हुए हैं। कुछ लोग अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर पूर्ण रूप से निर्भर रहते हैं। यह जनजातियों के संदर्भ में अक्षरशः सत्य है। वे वनों से ही अपने लिए संसाधन जुटाते हैं। कृषक समुदाय भी इसका उपयोग कर अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। जैव विविधता का वर्गीकरण देख लेते हैं। पहला है आनुवांशिक विविधता। इसका आशय एक प्रजाति के सभी सदस्यों के बीच विभिन्नता से है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी से भिन्न होता है। इस प्रकार की विभिन्नता का कारण हमारे गुणसूत्रों के अधिकतम संरचना के संभावित मिश्रण को माना जाता है, जिनसे हमारे शरीर की विशेषीकृत अन्यों से भिन्न संरचना बनती है। अगला है प्रजातीय विविधता। किसी क्षेत्र में उपलब्ध पादपों एवं जीवों की प्रजातियों की संख्या में प्रजातीय विषमता का निर्माण होता है। इस प्रकार की प्रजातीय विभिन्नता प्राकृतिक और कृषि प्रणाली दोनों में देखी जा सकती है। उष्ण कटिबंधीय वनों में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा प्रजातीय विषमता अधिक पाई जाती है। आधुनिक सघन कृषि प्रणाली में परंपरागत कृषि प्रणाली की अपेक्षा इस प्रकार की प्रजातीय विषमता कम होती है। सघन कृषि प्रणाली में कृषक विभिन्न प्रकार की फसलों को एक साथ लगाते हैं। यद्यपि सघन कृषि अति शीघ्र आर्थिक लाभ प्रदान करती है, लेकिन यदि फसल में कोई बीमारी या कीट लग जाए तो संपूर्ण फसल नष्ट हो जाती है। परंपरागत कृषि प्रणाली में ऐसा खतरा उत्पन्न होने की संभावना कम होती है। यदि एक फसल कोई नष्ट हो जाए तो अन्य फसल उसकी क्षतिपूर्ति कर कृषक के लक्ष्य को सफलता प्रदान करती है। अगला है पारिस्थितिक तंत्र विविधता। प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र में उसके अनुरूप सहसंबंधित विशेषीकृत प्रजातियां होती हैं, जो कार्यात्मक और संरचनात्मक दृष्टि से अन्य पारिस्थितिक तंत्र से भिन्न होती हैं। किसी क्षेत्र विशेष की पारिस्थितिकी को प्राकृतिक कहा जाता है जब तक मानवीय क्रियाओं का
किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो, लेकिन जब इसमें अन्य प्रकार के उपयोग के लिए बदलाव मानव क्रियाओं से किया जाता है तो उसे परिवर्तित पारिस्थितिक तंत्र की संज्ञा दी जाती है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में वनों, चारागाहों, मरुस्थलों, स्वच्छ जल अथवा खारे जल के स्रोतों आदि इसके अंतर्गत वन्य पादप और जीव आते हैं जो आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक मूल्यवान है। यदि इसका अत्यधिक प्रयोग हो अथवा दुरुपयोग हो तो इसकी उत्पादकताएं में कमी आ जाती है। तब यह कहा जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र का पतन हो रहा है। जैव विविधता का महत्व देख लेते हैं कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। इमारती लकड़ी वन संसाधनों से प्राप्त की जाने वाली उपयोगी वस्तुओं में से एक है, जिसका घरेलू उपयोग के साथ साथ विश्वव्यापी व्यापार में महत्वपूर्ण प्रयोग होता है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु है। बहुत से विकासशील देशों के नियमित आय का स्रोत इमारती लकड़ी है। मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया ऐसे देशों में प्रमुख है, लेकिन अत्यधिक कटाई, अनुपयुक्त प्रबंधन, प्राकृतिक आवासीय क्षति के कारण इमारती लकड़ी के अमूल्य वनों का लगातार पतन हो रहा है, जो एक चिंतनीय विषय है। मछली उत्पादन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आर्थिक दृष्टि से मछली उत्पादन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इससे विश्व की खाद्यान्न आवश्यकता की पूर्ति होती है, लेकिन विगत वर्षों से तटीय पर्यावरण की क्षति के कारण मछली उद्योग पर इसका असर हुआ है। यद्यपि मछलियों की हजारों प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन वर्तमान में पर्यावरण पतन के कारण इसकी विषमता में लगातार कमी हो रही है। खाद्यान्न। खाद्य पादप जैव विविधता के आधारभूत घटक है। सामान्यतः पादपों का प्रत्यक्ष उपभोग किया जाता है। एक अनुसंधान के अनुसार पुष्पीय पादपों की लगभग 2,50,000 प्रजातियां हैं, जिनको प्रत्यक्ष खाद्य स्रोत के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। वर्तमान में करीब 20 प्रजातियां घरेलू खाद्य पादपों के स्रोत हैं और इसमें भी लगभग 15 से 20 फसलें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। औषधीय महत्व। जैव घटकों में ऐसे बहुत से प्रकार के उपयोगी औषधियाँ एवं दवाइयाँ प्राप्त होती हैं। पेनिसिलिन मूल रूप से कुकुरमुत्ते के पाउडर से प्राप्त होता है और एक अनुमान के अनुसार पादपों, जीवों एवं जीवाणुओं के प्रतिवर्ष $30 लाख की चिकित्सीय और औषधीय का उत्पादन होता है। अभी भी बहुत से अवयव ऐसे हैं जिनका उपयोग औषधीय उत्पादन में किया जाता है। उदाहरण मूंगा, चट्टाने, नीम, तुलसी आदि। आनुवांशिक मूल्य। जैव विविधता एक अमूल्य आनुवांशिक साधन है। अधिकतर फसलों की संक्रमित प्रजातियों का विकास अलग अलग पादपों के बीजों को संक्रमित कराकर किया जाता है। इस प्रकार पादपों की विभिन्न प्रजातियां तैयार होती हैं, जो न केवल गुणवत्ता की दृष्टि से श्रेष्ठ होती हैं, अपितु उत्पादनकारी एवं स्थायी भी होती हैं। अतः आनुवांशिक महत्व के कारण भी जैव विषमता अत्यंत आवश्यक है। पर्यटन उद्योग बहुत से विकासशील राष्ट्रों की आय का प्रमुख स्रोत है। पर्यटन उद्योग मुख्य रूप से आरक्षित क्षेत्रों के वन्य जीवों पर आधारित है। वर्तमान में पारिस्थितिकी पर्यटन की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसमें पादपों, जीवों की सभी प्रजातियों के साथ साथ वनों को भी सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार पर्यटन उद्योग का आधार जैव विविधता है। निर्धन लोग। विकासशील राष्ट्रों के निर्धन लोग खाद्यान्न, शरण, उपकरण व औजार, ईंधन, वस्त्र और औषधि सामग्री के लिए वनों और वन्य जीवों की विषमता पर निर्भर होते हैं। जैव विविधता में कमी निर्धन लोगों की निर्धनता में और अधिक वृद्धि करती है। प्रदूषण नियंत्रण। पादप और सूक्ष्म जीव किसी क्षेत्र विशेष की वायु, जल और मृदा के घातक पदार्थों को दूर कर सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रजातियों की अलग विशेषताएं और क्षमताएं होती हैं, इसलिए एक प्रजाति की विषमता बड़ी मात्रा में प्रदूषण नियंत्रण कर सकती है। उदाहरण स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड वनस्पति द्वारा तथा कार्बन मोनोऑक्साइड मृदा और जीवाणुओं द्वारा नियंत्रित की जाती है। अब जैव विविधता की लुप्तता के कारण ऐसा क्यों हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी गायब क्यों हो रही है? जैव विविधता की लुप्तता के कारण 8 कारण दिए हैं। पर्यावरण प्रदूषण,
अवानिकीकरण मतलब वनों की कटाई, मिट्टी का क्षरण, मिट्टी का क्षरण हो रहा है, कृषि विस्तार, शहरीकरण, शहर बन रहे हैं, मानवीय क्रियाओं तथा दुर्घटनावश वनों में लगने वाली अग्नि। और बहुत सारे देशों में दुर्घटनावश वनों में आग लग जाती है, जिसके कारण पूरे वन सालों तक जलते ही रहते हैं, जिससे आर्थिक नुकसान होता है संबंधित देश को। बांध, सड़क, रेल लाइन, उद्योग, खदान आदि के चिकित्सात्मक कार्य वन्य जीवों का शिकार। इन सब चीजों के कारण जैव विविधता लुप्त हो रही है। एक छोटा शॉर्ट नोट्स और है, देख लेते हैं। ऊर्जा संकट के दूर करने के उपाय। एनर्जी क्राइसिस, ऊर्जा संकट को कैसे दूर किया जा सकता है। 6 पॉइंट है। जब जरूरत नहीं हो तो बल्ब, ट्यूब, पंखे तथा अन्य उपकरण बंद रखें। प्राकृतिक स्रोतों से अधिक ऊष्मा प्राप्त करें। कपड़े धूप में सुखाएं। एक ही जगह पर जाना हो तो कई लोग मिलकर वाहन को उपयोग में लाएं। उदाहरण सरकारी बस या बड़ी गाड़ी का उपयोग करें। कांच, धातु में तथा कागज को पुनः संशोधित कर उपयोग में लाएं। कार एवं स्कूटर के बजाय साइकिल का इस्तेमाल करें और थोड़े फासले के लिए पैदल जाएं। वातानुकूलित यंत्र के थर्मोस्टेट को ऐसे सेट करें कि उचित ठंड ही हो। 1 डिग्री तापमान कम रखने के बदले में आप कुछ मात्रा में बिजली की बचत कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये ऊर्जा संकट को दूर करने के कुछ उपाय थे। आज हमने जो है बायोडायवर्सिटी के विषय में विस्तार पूर्वक जाना। आशा है आप लोगों को मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। और जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।